अच्छा गीती, मुझे ये भी फरमाइए कि एक एक जो अहम शख्सियत की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसका विजिट होने जा रहा है? देखिए, बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है। मैं तो बिल्कुल भी इस तरफ नहीं जाऊँगी बिकॉज़ दैट कैन बी डीपली प्रॉब्लमैटिक एंड काउंटर प्रोडक्टिव, क्योंकि जो सिचुएशन चल रही है, बहुत किस्म की जो हैं अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं डीसी में। और उसमें हम्म। कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं। कुछ का ख़्याल है कोई मिलिट्री से किसी का ताल्लुक होगा, किसी का ख़्याल है कोई हाई सिविलियन कोई लीडरशिप कहीं से आ रही है। लेकिन इसमें कोई किसी किस्म की कन्फर्म्ड कोई रिपोर्ट नहीं है। तो आप इसको अभी र्यूमर की तरह ही ट्रीट करें अनलेस अनटिल अनलेस कि आपको बिल्कुल कोई ट्वीट नजर आ जाती है और उसके बाद कोई वाकई आ जाता है। क्योंकि देखिए, सदर ट्रंप कई दफा बहुत सी बातें कर देते हैं और उसके बाद फिर कोई बहुत ज्यादा उसका हमें इफेक्ट उस तरह से ऑन ग्राउंड नजर नहीं आता। तो ये एक बड़ी खतरनाक चीज है, हम्म। जबकि पूरी दुनिया इस वक्त बिल्कुल एक जंग के दहाने पे खड़ी हुई है और ऐसी चीजें बार बार ऊपर नीचे होना बहुत बड़ा मुश्किल है। कल हमारे पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर भी यहीं पे थे डीसी में और यहाँ पे मीडिया से मिले भी थे, क्योंकि वो आईएमएफ की मीटिंग्स के लिए यहाँ थे। और वो भी जाहिर है पुरुमीद थे हमारी तरह, क्योंकि कल अब नाए हरमज के खुलने की बहुत सारी मतलब ईरान ने तो कह ही दिया था, लेकिन इस ब्लॉकेड का एक ब्लॉकेड जो अलग से अमेरिका ने जवाब बंद बना रखा है, उसमें और जो है हमने देखा है कि सख्ती आ गई है उनके इस बयान के बाद, तो वो फिर बंद हो चुकी है। तो अब चंद घंटों के अंदर इतनी चीजें बदल जाती हैं कि आप इस वक्त ये कोई भी चीज वसूख से नहीं कह सकते। अफसोस की बात ये है, लेकिन उम्मीद ही रख सकते हैं कि चीजें हम्म। पॉजिटिव किसी तरफ बढ़ी। मे भी ये कोई जो है एक पॉलिटिकल किस्म की पॉस्चरिंग है जो दोनों तरफ से सुनाई अच्छा, आपको दे रही ये है। बताइए गीती, ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब ये जो ब्लॉकेट है ये बढ़ेगा आगे। यानी ये जो मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट से आगे भी रोका जाएगा। अमरीकी फौज जो ईरानी जहाज हैं उनको रोकेंगे क्या? इस पर भी कोई काम हो रहा है? नहीं, इसकी तो इतलात नहीं है, लेकिन जो इसमें मसला है जिसकी वजह से सऊदी अरब जो है वो काफी मुतहरक है, बहुत सी और वजूहत के अलावा भी, कि जो रेड सी पे उनका पोर्ट है, जो वाहिद उनका टर्मिनल है जो इस वक्त फुली ऑपरेशनल है, उस पे जो है हौसीज जो हैं वो बहुत करीब उसके उनका एक नजर हम्म। रहती है उस पे। तो सऊदिया को ये डर है कि अगर ये जी। ब्लॉकेड मुस्तकिल चलता रहता है, ईरान को प्रेशराइज किया जाता है, तो उसकी जवाबी कार्रवाई जो है उनके वाहिद ऑपरेशनल पोर्ट पे भी हो सकती है, एंड दैट वुड हम्म। बी वेरी मेसी फॉर द होल वर्ल्ड। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि बात वहां तक ना जाए और ये ब्लॉकेट ब्लॉकेट का जो एक बैक एंड हम्म। फोर्थ एक खेल चलना शुरू हो गया माजरत के साथ, ये बंद हो। तो ये बड़ी एक तशवीशनाक हम्म। सूरत हाल है कि एक तरफ से ऐलान हो जाता है खोल दी गई है, फिर अमेरिका जो है डबल डाउन करता है इस पे कि नहीं हम तो नहीं खोलेंगे। तो वो तो एक कंट्रोल जी। करने की सिचुएशन है। दूसरी तरफ जैसे लबनान वाला आपने गीती, आपने जैसे है। आगाज में ही कह दिया कि स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सहाफी खुद भी ऑब्जर्व कर रहा होता है सारी सिचुएशन को, क्योंकि इस मामले में सिक्रेसी को बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हर तरफ हमें नजर आता है कि मामलात हो कुछ और रहे होते हैं लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा होता है। तो आपने खुद क्या ऑब्जर्व किया है? क्योंकि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में हम बैठे हुए हैं, यहाँ तो तैयारियों से ऐसा लगता है कि ये आने वाले कल परसों तरसों ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। आपको वॉशिंगटन डीसी में बैठकर वहां पे तैयारियों के हवाले से ये आपको क्या नजर आ रहा है कि आया वाकई कुछ हो रहा है इन 2-3 दिनों में, या सिचुएशन आपको मुख्तलिफ दिखी है? देखिए, एक पॉजिटिव साइन तो है जो कम से कम हमें कल ये नजर आया था, और अभी तक ऑन द पेपर तो वो मौजूद है कि ईरान की एक बहुत बड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, जो शर्त थी, वो ये कि वो इस टेबल पे इसको बात को संजीदगी से आगे तभी बढ़ाएंगे जब लबनान और इसराइल के दरमियान जो है कोई सीज फायर हो जाता है और वो जो अंधाधुंध बम्बार्डमेंट जारी है और हमले जारी हैं इसराइल की तरफ से वो खत्म होते हैं। तो कल काफी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए सदर ट्रंप ने, पहली बार जो है कि इनफ इज इनफ का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी ट्रूथ सोशल की पोस्ट में इसराइल की गवर्नमेंट के लिए। तो उसके बाद यही समझा जा रहा था कि कम से कम कोई पुश बैक मिला है डीसी की तरफ से पहली बार इजरायली गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा पीछे रहें ताकि मामला को आगे बढ़ाया जा सके। ये एक इसमें पॉजिटिव चीज है। लेकिन दूसरी ही तरफ हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल इजरायली गवर्नमेंट ने इस बात को कुछ अहमियत खास नहीं दी और चंद घंटों के बाद ही जो है वो हमले दोबारा, जो हमें कुछ न्यूज आई हैं कि हमले हुए हैं जिसमें कुछ एम्बुलेंसेज भी शामिल हैं लबनान में जिन पे हमला हुआ है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि अगर दो फरीक हैं जो मेन इसको लेके चल रहे हैं, उसमें एक तीसरा फरीक है जिसका बहरहाल किरदार बहुत अहम है इस तमाम सूरत हाल को इस
इस खतरनाक नहज तक लाने में वो किसी किस्म की कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं होता दिखाई दे रहा। बार बार उनकी तरफ से सीज फायर की वायलेशन जो है वो आती है, और यहाँ पे नहीं, गाजा में भी हम देख चुके हैं वो यही करते रहे हैं, पहले भी वो यही कर चुके हैं लबनान में। मतलब यूएन पीस कीपिंग की अपनी जो है डेटा है कि लास्ट टाइम जब इनका 2024 में लबनान के साथ इन्होंने एक सीज फायर किया था तो 10,000 से ज्यादा इन्होंने वायलेशंस की थी। 10,000 बहुत ज्यादा जो है एक तादाद है। तो इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मसला जो है वो हुकूमत का नुक्ता नजर है, और उनको अपने यहाँ से बहुत प्रेशर है अपनी पब्लिक की तरफ से। ये बहुत तशवीशनाक बात है इसराइली गवर्नमेंट को। अमेरिका में जो प्रेशर है वो ये है कि वॉर रोकी जाए, लेकिन इसराइल में ये प्रेशर है कि वॉर जारी रखी जाए। तो आप देखें कि इसमें जमीन आसमान का फर्क है दोनों चीजों में। जी, अच्छा, आपने क्योंकि इजराइल की बात कर दी तो गेती, हम ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त जो यूएसए में पहली बार गालिबन ये इस तरह की इजराइल के हवाले से जो फ़िज़ा बन रही है, जो उनकी फंडिंग है उसे भी रोका जा रहा है, उसके लिए वोट नहीं दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी जो डिक्लाइन नंबर आ रहा है वो ऑलमोस्ट 60% है, जो पहले के हिमायत की हमें आवाज़ आती थी, लेकिन अब बड़ा मुख्तलिफ सिनेरियो हो गया इसराइल के लिए इस जंग के बाद, जो पहली दफ़ा गालिबन देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये क्योंकि जाहिर है बड़ा डीप रूटेड है उनकी सारी आइडियोलॉजी इसराइल की यहाँ पे, इसराइली स्टेट की, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जाहिर है ये हमेशा ही कहते हैं कि हमारे बहुत भरोसेमंद जो है एलाइज है में से एक है इसराइल, और उनकी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है। ना सिर्फ ये कि अब ये जो आप देखते हैं बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं और ये हैं, इनके अलावा हुकूमती सतह पे भी बहुत ज्यादा उनकी इंटरफेरेंस मानी जाती है। अब इस बात पे अमेरिकन जो है वो थोड़े से छिड़ गए हैं, इस बात को उन्होंने रजिस्टर कर लिया। आप ये समझें, खास तौर पर ये जो गजा के बाद सिचुएशन हुई है, मैं यहीं पे थी और मैंने जिस तरह यहाँ पे एक लहर जो है वो बनती हुई देखी, और अभी भी वो वेव जो है वो ताकत पकड़ रही है। यहाँ के लोग अब ये कहते हैं कि हमारा जो टैक्स पेयर मनी वो कहाँ जा रहा है, हमें सेहत की सहूलतें नहीं मिल रही, हमें मुफ्त इलाज और एजुकेशन नहीं मिल रही, हमारे मॉर्गेजेस बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, और एक तरफ हमें एक और मुल्क है जिसके मफादात को हम आउट ऑफ द वे जाके प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो क्यों, ये क्यों का सवाल जो है वो अब कांग्रेस में बैठे लोगों के लिए दर्द सर बनता जा रहा है। इसी की वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है कि अब ये बिल जो आया था वो बड़ा बमुश्किल जो है वो रिपब्लिकन्स जो है निकाल पाए हैं। जो आप सही कह रही हैं गेती कि सवालात उठ रहे हैं, जवाब मांगा जा रहा है कि इस जंग के बारे में बताया जाए कि ये जंग हमारी है या इजराइल की है, और अगर इजराइल की है तो फिर अपना टैक्स पेयर वो अपने पैसे के हवाले से सवाल करता है कि फिर वो क्यों लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आप साथी नाज़रीन, अमेरिका और ईरान जंग में अगर किसी मुल्क का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो वो रूस है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों ने रूस पर डॉलर्स की बरसात कर दी है। ईरान ने जवाबी हिकते अमली के तहत मशरक़ वस्ता में ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया, आबनाए हरमुज़ को बंद किया, दुनिया की 20% तेल की सप्लाई लाइन को काट दिया, जिससे रातों रात तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे में अमेरिका ने रूसी तेल पर आयद पाबंदियां आर्जी तौर पर उठाईं, 1 महीने के लिए तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी, जिसके बाद शुरू हुई असल कहानी। रूस ने यौमिया $150 मिलियन इजाफी कमाना शुरू कर दिए। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मार्च के महीने में रूस की ऑयल बरामदात दुगनी हो गई। इसने मार्च में $19 बिलियन का तेल फरोख्त किया, जबकि फरवरी में रशियन ऑयल की बरामदात $9.75 बिलियन थी। यानी सिर्फ 1 महीने में रशिया ने तेल बेचकर दुगना फ़ायदा कमाया, और अब अमेरिका ने रशिया को तेल बेचने के लिए मज़ीद 1 महीने की इजाज़त दे दी है। साथ ही आबनाए हुर्मुज़ का मुहासरा भी कर लिया है, और जो भी ईरानी जहाज़ बंदरगाहों से आ रहे थे उन्हें वापस लौटाया जाने लगा है। अमरीकी सेनकॉम के मुताबिक अब तक 23 जहाज़ों को वापस भेजा गया है, जिसके बाद चीन जो ईरान से तेल खरीद रहा था वो भी अब मुमकिना तौर पर रूस का रुख इख्तियार करेगा, और ये फ़ायदा भी किसी न किसी सूरत में रूस को ही होगा। जिस वक्त अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया था तो यूरोप से इसकी सख्त मुखालिफत सामने आई थी। यूरोपीय काउंसिल के सदर ने फैसले को तशवीशनाक करार देते हुए कहा था कि इससे यूरोप की सलामती मुतासर होती है और यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए रूसी वसाइल में इजाफा होगा। लेकिन अमेरिका इन तहफ़्फ़ुज़ात को किसी खातिर में नहीं लाया, और इसका नतीजा अमेरिका को हंगरी इलेक्शन में भुगतना भी पड़ा, जहां अमेरिका और इसराइल के हामी विक्टर ओरबान के 16 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया।
हालांकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओरबान की मुकम्मल हिमायत की थी और इलेक्शन से एक हफ्ते पहले अपने नायब सदर जेडी वैंस को हंगरी भेजा था। जर्मन नशरियाती इदारे DW के मुताबिक ओरबान यूरोप के इस तरह के रहनुमा के तौर पर जाने जाते थे जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीब थे। उन्होंने यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन के लिए इमदाद को भी रोक रखा था। जब यूक्रेन रूस के खिलाफ दिफा कर रहा है, यानी अमेरिका की जंगी हिकमत अमली से अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को नुकसान हो रहा है, जबकि इसके दुश्मनों को फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। रूसी भी सोचते होंगे दुश्मन हो तो ट्रंप जैसा।